नमस्कार दोस्तों। हिंदी गुरु पाठशाला के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीरीज चला रहे थे जो हिंदी व्याकरण से संबंधित थी, जिसमें कि मैंने आप सबको काफी कुछ समझा भी दिया था। वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी थी। संधियों की अगर बात करें तो संधियों में हमने बेसिक चीजें जो थी वो आपको समझा दी थी, और साथ में एक दीर्घ संधि जो थी उसके बारे में भी समझा दिया था। यदि आपको ये चीजें नहीं पता है तो कृपया करके आप लोग पिछले वीडियो अवश्य देख लें, नहीं तो कुछ चीजें यहाँ पर समझ नहीं आने वाली हैं। आज हम स्वर संधियों को फिनिश करेंगे, और वो भी कम समय में, कम से कम समय में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। एक और समस्या थोड़ी हुई थी मेरे साथ फोन के कैमरे को लेकर, इस वजह से एक लंबा समय का इंतजार करना पड़ा आप लोगों को वीडियो के लिए, और उसके लिए असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि एक टेक्निकल इशू थी कि जाहिर सी बात है कैमरा खराब था तो वीडियो रिकॉर्ड होने में परेशानियां हो रही थी। तो इस वजह से जो है अब हम आए हैं फिर से, और प्रयास रहेगा मेरा कि निरंतर वीडियो आते रहें। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। एक बात और, इस वीडियो के अंत में मैं आप सबको सबके लिए एक घोषणा करना चाहूंगा। एक कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बताना चाहूंगा, मैंने प्लान किया है, वो चीजें बताऊंगा। तो लेकिन वो तब तक आप वीडियो को देखिए और अंत में मैं उस चीज को समझा दूंगा, आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हम जैसा कि मैंने बताया था कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, और वो 5 प्रकार जो हमारे होते हैं वो दीर्घ संधि होती है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, जिसमें कि मैंने दीर्घ संधि आपको पहले ही समझा दी है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो संधियां होती हैं, स्वर संधियों से ही क्वेश्चन मोस्टली आते भी हैं, व्यंजन संधि से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, और कहाँ से आते हैं हम आगे बात करेंगे उस पर पूरे धीरे धीरे करके। तो स्वर संधि में हम बात करते हैं। उसके बाद जब सबसे नंबर 1 पर थी कौन सी, दीर्घ संधि, नंबर 2 पर होगी कौन, गुण संधि। अब देखिए गुण संधि के बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है गुण संधि में। तो देखिए दरअसल गुण संधि जो है उसमें ये नियम है कि अगर कभी भी आ के बाद ई या ई आ जाए तो हम ए का निर्माण कर देते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लिख रहे हैं, रमाधन ईस। अगर हम कहें रमाधन ईस तो आप सब लोग समझ रहे हैं, और ये बात हम बहुत पहले समझा चुके हैं। यदि आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है तो कृपया करके आप जो है इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख लें। यहां पर बड़ा आ है जो कि दीर्घ आ है, जिसको कि हम यहां लिखेंगे, प्लस यहां पर कौन है, दीर्घ ई है, जिसको कि हम यहां लिखेंगे। जब इन दोनों को हम देखेंगे तो हम सबको पता है मेल क्या है, वो कह रहा है यहाँ इन इस वाले वर्ण में से यहां पर, इन वर्णों में से यहां पर कोई हो, और ये जो दिख रहे हैं आपको इन वर्णों में से यहां पर कोई हो। निर्माण किसका होगा, ए का होगा। और ये सब हम भली भांति जानते हैं कि जो ये का निर्माण होता है, उसके बाद यहां से जो आपने बड़ा आ निकाला है तो जाहिर सी बात ये रमा से अब रम रह गया, प्लस इधर सा बचा। जैसे ही ये रम बचा और इसके आगे एक स्वर है तो ये तुरंत इसमें मिल जाएगा, और ये इस बार अब क्या हो जाएगा, रमेश। ये हमारा बन जाएगा गुण संधि के हिसाब से। एक और समझते हैं, अगर हम यहां से कहें जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं, परम धन उत्सव। परम धन उत्सव जब हम बनाएंगे तो ये माँ में आ है। ये सबको पता है कि कोई भी व्यंजन अपने आप में जब पूरा होता है तो उसमें कौन होता है, आ होता है, और उसके साथ में यहाँ पर कौन है, ऊ। और हमको पता है आ हो चाहे आ हो, और ऊ हो चाहे ऊ हो, इन दोनों के मिलने से बनता क्या है, ओ बनता है। तो हम यहाँ ओ बना देंगे। उसके साथ में जब हम यहाँ परम लिखेंगे बचा हुआ, तो परम में माँ आधा रह जाएगा, और इधर तसव। जब इस तसव को जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा परमोत्सव। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुण संधि है, बहुत आसान है। एक और उदाहरण देख लेते हैं जो कि हमारा है महाधन ऋषि। महाधन ऋषि को जब हम बनाएंगे तो महा से हमको पता है कौन सा स्वर मिलेगा सबसे आखिरी, वो मिलेगा हमको दीर्घ आ, और यहां से हमको मिल जाएगा री, और हमको पता है इन दोनों में से कोई हो, और उसके बाद जब री आता है तो हमारा जो निर्माण होता है वो अर का होता है। देखिए तो अर बनाएंगे जब आप, तो रा में हलंत रहेगा, वो आधा रहेगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए जैसे ही आप यहां मह लिखोगे तो हा आधा रहेगा, प्लस यहां सी रहेगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो ये हा को आ जो है इसमें मिल जाएगा, हा में, तो ये हा को पूरा करेगा,
और प्लस यहां पर जो रा है ना, रा कभी भी आधा होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर रा आधा है तो वो हमेशा बाद वाले वर्ण पर रेफ के रूप में लग जाता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो रा है, अगर हम यहां शी लिखेंगे और इसके ऊपर बाद में हम रेफ के रूप में लगा देंगे। हम थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, यहां पर हम हा को पूरा करेंगे और जब सी लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिख देंगे। अब ये जो रेफ जैसा आपको दिख रहा है, जब किसी भी वर्ण पर अगर आपको रेफ दिखती है तो समझ जाइए ये जो आधा वर्ण है इसको रेफ कहते हैं, रेफ, इसको कहते हैं रेफ। अगर ये रेफ कहीं भी दिखती है तो इसका सीधा मतलब है कि अब क्या होगा, ये जो रेफ है वो हमेशा अपने से ठीक पहले, जिस वर्ण पर लगी होगी उससे ठीक पहले उसका वास्तविक स्थान रहेगा। यानी अगर आप कभी ध्यान से देखें तो ये हा के ठीक बाद रा है, कौन सा, आधा रा, और उसके बाद सी है। तो ये हमारी कुछ गुण संधि है। आप लोग घर पे उदाहरण बनाइएगा और आपको चीजें समझ आएंगी। वृद्धि संधि में कुछ खास नहीं है। वृद्धि संधि में क्या होता है हम बता देते हैं आपको। महाधन ओज अगर हम कहें तो महाधन ओज में क्या है, यहाँ दीर्घ आ है और यहाँ ओ है, और हमको पता है नियम कहता है आ के बाद ओ या औ आएगा तो बनेगा क्या, औ, और यहाँ औ बन गया, और यहाँ क्या बचा, हा आधा, प्लस यहाँ जा। जब आप इस औ को हा में जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, हौ, और इधर जा, महौज हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े तो ध्यान से सुनिए, इसी का एक और उदाहरण लिखते हैं। जैसे जैसे हमने कहा दिन प्लस ऐक्य, दिन प्लस ऐक्य। अब देखो दिन प्लस ऐक्य में यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो ए बनेगा। आपका नियम कहता है आ के बाद ए या ए आएगा तो बनेगा क्या, ए बनेगा। जैसे ही ये ए बनेगा, इधर से ना में से, चूंकि आप सबको पता है ना से ही तो आपने आ निकाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ दिन में जो ना रहेगा वो आधा हो जाएगा, प्लस यहाँ जो क्या बचा है वो क्या को हम लिख देंगे, और जब ये ए इसमें जोड़ेंगे तो ध्यान देना, तो ये ए जुड़ेगा और इसकी दो मात्राएं होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ये इसकी एक मात्रा होती है और इसकी दो मात्राएं होती हैं, और इधर क्या लिख देंगे और ये हो जाएगा दिनैक्य। ये हमारी है वृद्धि संधि। इन नियमों को आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट संधि जो हमारी है उस पर, और वो संधि आप ध्यान रखना, आप जितने चाहें उतने स्टार बनाइए इस संधि पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट संधि है। इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ई कभी आता है, ध्यान से सुनना, और ई के बाद कभी आ जाता है तो क्या बनेगा, या बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, वो कह रहा है कोई भिन्न स्वर, यानी ई या ई के बाद जब कभी कोई भिन्न स्वर आएगा तो जो हमारा निर्माण होगा वो या का होगा। अब ये भिन्न स्वर का मतलब क्या है, इस बात को हम समझ लेते हैं। भिन्न स्वर का सीधा मतलब ये होता है कि ये जो दो है ना, ये फिर से रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप कभी ई यहां लिखा तो इसका मतलब यह है कहीं फिर से ई ना आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारी दीर्घ संधि होगी, और इस हिसाब से कौन सी बनेगी, दीर्घ ई बन जाएगी। ये बात हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यहां पर ई नहीं आना चाहिए, छोटी या बड़ी कोई भी नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये दो स्वर हमारे फिर से रिपीट नहीं होने चाहिए। अब प्रॉब्लम इस बात की बन रही है कि जब ये दो रिपीट नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि फिर बाकी बचे क्या सारे स्वर हमारे इसमें आएंगे, तो बिल्कुल जो बाकी बचे हुए सभी स्वर हैं वो हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर मैं यहां पर आ लिखूं तो आ सिर्फ है, तब हमारा बनेगा या। लेकिन कहीं अगर यहां दीर्घ आ आता है तो यहां या पर उसकी मात्रा लग जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ई के बाद जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा हम यहां पर लगा देंगे। बस इस फ्लो में कहीं आप ये मत भूल जाना कि आपने यहां ई लिखा और ई के बाद आप या पर ई की मात्रा लगा दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से बनना चाहिए दीर्घ ई, जो कि सही है। तो बात समझ आ रही होगी। अब आपको समझ आ रहा होगा अगर ऊ लिखा है और उसके बाद आ जाता है ई। देखो अब ये ऊ और ऊ के बाद जब आप कभी ध्यान देना, उसके बाद वो कह रहा है कोई भिन्न स्वर, इसका मतलब यहां भी ऐसा नहीं है ई या ई आएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर फिर से ये वाले वर्ण रिपीट नहीं होने चाहिए। जो ये दिख रहे हैं आपको, ये फिर से रिपीट नहीं होने चाहिए। और जब ये रिपीट नहीं होंगे तो इसका मतलब बचे हुए 11 में से 2 नहीं रिपीट होंगे, तो बचे कितने, 9। तो अब हम कह सकते हैं ऊ के बाद ई आ सकता है, लेकिन ऊ के बाद जब ई आएगा तो बनेगा वा, लेकिन इस ई की जो मात्रा है वो भी इस पर लग जाएगी, और ये अब वा ना बन के वी बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर हम यहां ओ लिख दें, ऊ के बाद ओ आ गया तो बनेगा तो वा, लेकिन वा में ऊ की मात्रा लग जाएगी। कहीं ऐसा ना करना, हम बार बार बता रहे हैं आपको इसको भी, कि ऊ के बाद ऊ आ जाए और आप वा बना के और ऊ की मात्रा लगा दो, गलत।
ऐसा नहीं होगा, इस वजह से ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, उदाहरण को थोड़ा सा समझते हैं और इन उदाहरणों के बारे में समझते हैं क्या होता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, बड़ा आसान सा है, प्रति प्लस 1। अब देखो प्रति में सबसे आखिरी कौन है, ई है, ई लिख लिया। इसके बाद देखेंगे तो ए है, ए लिख लिया। अब ई के बाद ए आया है तो हम ध्यान देना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, चूंकि ई के बाद फिर से ई तो नहीं आया है, और जब ई नहीं आया है तो इसका सीधा मतलब है कि समान वर्ण नहीं है यहाँ, तो ये भिन्न है स्वर ई के बाद वाला, तो इसका मतलब इस नियम को फॉलो कर जाएगा, तो बनेगा तो या, लेकिन इस ए की कोई मात्रा भी तो होती है, तो वो मात्रा इस पर लग जाएगी। अब जाहिर सी बात, आपने इस ताक में से ई को निकाल लिया है, तो यहां कौन बचा, ता आधा, और इधर का बचा। जब हम इनको जोड़ेंगे ना तो ता, अब चूंकि हमारे पास पहले जैसे सिस्टम नहीं है, देखो यहाँ हा आधा था तो आ मिल गया, हा को पूरा कर दिया, यहाँ माँ आधा था, ए मिल गया तो माँ को पूरा कर दिया, यहाँ माँ आधा था, ओ मिल गया, यहाँ माँ को पूरा कर दिया, पर यहाँ ता आधा है और उसके बाद फिर से एक व्यंजन है, तो हम इस बार पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हमारे सामने दिक्कत आती है, तो हम ता को वैसे ही लिख देंगे और इसको ऐसे लिखेंगे और ये बन जाएगा प्रत्येक। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। जैसे हमने लिखा मधु प्लस ओदन। अब देखो मधु में ऊ है प्लस ओ है, ऊ और ओ के मिलने से जो बनेगा वो वा तो बनेगा, ये कंफर्म है, लेकिन ओ की मात्रा भी तो वा पर लगानी होगी, और वो हम लगा देंगे। अगर कभी यहाँ आ दिख जाएगा, तो हम सबको पता है वर्णमाला पढ़ते वक्त हमने सबने इस बात को सीखा था कि जो मात्रा होती है वो आ में नहीं होती है, तो इसका मतलब अगर यहाँ कहीं आ रहा होता, अभी मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा, तो इसका मतलब है क्या, अगर कहीं आ यहाँ होता तो फिर मात्रा नहीं लगती, लेकिन जिस स्वर पर मात्रा होती है वो तो लगानी पड़ेगी, तो जब हम इस पर लगाएंगे और इसके बाद ये धा लिखेंगे, तो धा भी यहाँ आधा रहेगा, प्लस यहाँ दन लिख देंगे, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मधुबोधन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं इसी का उदाहरण, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आगे अगला उदाहरण आता है, इसके बाद आता है एक उदाहरण लिखते हैं, मात्र धन आज्ञा। अब देखो ये री है, हम री को यहां लिख लेते हैं, प्लस आ लिख लेते हैं, री के साथ में आ मिलेगा। अब ध्यान देना, री के साथ जब कभी भी आ मिलेगा तो रा बनाएगा, चूंकि हमको पता है री के बाद कोई भी स्वर आएगा तो रा बनाएगा, फिर से री नहीं आना चाहिए, री फिर से नहीं आना चाहिए। अब रा आया, अब चूंकि यहाँ आ आया है तो हम रा पर मात्रा भी लगाएंगे, उसके साथ में जब हम यहाँ मात्र लिख रहे होंगे ना, तो री हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ ता आधा रह गया, और प्लस यहाँ क्या हो गया, ज्ञा। ध्यान देना, जब कभी भी ता आधा के बाद रा आता है, और ये बात हम कहा, संयुक्त व्यंजन यानी वर्णमाला के एक जगह पर हम पढ़ चुके हैं जहां संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो जब कभी ता के बाद आधा रा होता है तो वो इस बार त्रा बन जाता है, और चूंकि इस पर मात्रा है तो त्रा भी हो जाएगा, इधर बचा हुआ मां लिख देंगे, इधर लिख देंगे ज्ञा, और ये हो जाएगा मात्रा ज्ञा। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण देखिएगा, आप लोगों को समझा दे, एक अति धन अधिक। अगर हम इसको देखें तो अति धन अधिक को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, यहां पर क्या है, छोटी ई, प्लस यहां क्या है, यहां आ है, जब ये ई और आ आपस में मिलेंगे तो या का निर्माण करेंगे। ध्यान रखना, यहां आ पर कोई मात्रा नहीं होती है, तो इस वजह से या पर भी कोई मात्रा नहीं होगी। अब जैसे ही इस आ को लिखेंगे, हम या को लिखेंगे, उसके बाद यहां बचा हुआ अत रह गया आधा, और यहां बचा हुआ धिक। अब ध्यान देना, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये ता आधा और ये अत्यधिक होगा। ये वर्तनी से भी सही है, आप सबको पता होगा, कई बार वर्तनी में आपके कुछ इस तरह से लिखा होता है जिसको कि हम लोग सही मान बैठते हैं, जबकि ये गलत है। आंसर क्या सही होगा, अत्यधिक, इसको हम सही मानेंगे। ये हमारा हो गया, आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगले वाले हम संधि पर बढ़ते हैं। ध्यान रखना, ये हमारे कुछ विशेष संधि है, इस पर ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस बात को भूलना नहीं है। कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको उदाहरण हम नहीं करवा पा रहे हैं, प्रॉब्लम इस बात की है क्योंकि ये ऑनलाइन वीडियो है, और वीडियो को अगर हम सारे उदाहरण करवाएंगे ना तो एक संधि को बनाने में भी हमें बहुत समय लग जाएगा।
बस आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं संधियों के टॉपिक को और डिटेल में पढ़ाऊं, तो इसके लिए फिर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा आपको, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ है। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर अगर हम इसको डिटेल में समझाने पर आएंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी, तो इस वजह से हम चाहते हैं अभी हम इसको थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसकी समझ लेते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके हम पर्टिकुलर एक एक संधि का वीडियो ले आएंगे, आप लोग अगर यदि चाहते हैं उस पर हम पूरा एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं, ए के बाद कोई स्वर आएगा, तो अगर मैं आपके सामने लिख दूं ने प्लस अन, ध्यान देना, ने प्लस अन का मतलब है यहां ना में ए है प्लस यहां आ है, ए और आ, देखो ए के बाद कोई स्वर आएगा तो ए बनेगा, इसका मतलब यहां ए बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो ए बनेगा इधर ना तो आधा रह गया प्लस इधर ना। अब ये, अब देखना इस वाली संधि से, इस वाले नियम से ये वाला थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि यहां हमको बाद में कोई स्वर नहीं मिल पा रहा था। ताभी के बाद देखो, ता के बाद कोई स्वर था क्या, नहीं था, तो इस वजह से यहां पर देखो ता के बाद रा था, स्वर नहीं था। इस तरीके से कहने का मतलब ये था, इस वजह से हमको एक व्यंजन आधा ही करना पड़ रहा था, ये हमारे सामने कुछ मजबूरियां थी। तो इस बात, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ना के बाद आ आया है, अब ये सब बनेंगे तो सब में देखो पहला स्वर ही तो है, तो इसका मतलब ना के बाद आ है तो ना को पूरा नहीं कर देगा वो, और प्लस या प्लस ना, नयन हो गया, बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है, नयन। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं इस वाली संधि का उदाहरण यहां लिख रहा हूं। देखिए एक उदाहरण और लिखना चाहते हैं, धौधन इका। अब धौधन इका जब आप लिखेंगे, धौधन इका, तो इसका मतलब क्या होगा, ये औ है प्लस ये ई है, और हम सबको पता है औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो बनेगा क्या, आव। लेकिन अब प्रॉब्लम इस बात की हो रही है कि इस बार तो ई आ गया और यहां तो आ था, तो यहां भी वही बिल्कुल यण संधि के हिसाब से हमको चलना है कि अगर यहां ई आता है तो इसका मतलब है कि हम इस बार मात्रा इन पर लगाने वाले पर, क्या आज तक आपने इस तरह मात्रा लगी हुई देखी किसी स्वर पर, नहीं, तो मात्रा हम किस पर लगाएंगे, हम व्यंजन पर लगाएंगे। और बचा हुआ इधर धा आधा लिख देंगे और इधर का लिख देंगे। जब इस आ को धा में मिलाएंगे तो ये धा को पूरा करेगा, और उधर बचा हुआ विका लिख देंगे तो ये हो जाएगा धाविका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं, और ये उदाहरण जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें काफी कुछ अलग भी है। जैसे हम लिखना चाह रहे हैं स्रो प्लस अन। अब स्रो प्लस अन का मतलब, स्रो से हमने ओ ले लिया प्लस आ ले लिया, ओ प्लस आ, इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो बनेगा अब, क्योंकि यहां आ के पास कोई मात्रा होती नहीं है तो अब ही बन जाएगा और कुछ बनेगा नहीं। इधर बचा स्रा, वो भी आधा, और इधर बचा ना। अगर आप चाहते तो मैं इसको भी तोड़ के बता सकता हूं, लेकिन वो जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि हम आगे एक संधि पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे उसको। तो देखिए स्रा के बाद आ आया है, तो क्या ये आ इस स्रा को पूरा नहीं करेगा, करेगा। वाह ऐसे ही लिख देंगे, और ना, वैसे बनना तो श्रवण चाहिए, लेकिन ये श्रवण नहीं बनेगा, बल्कि ये क्या बनेगा, ये श्रवण बनेगा। अब आप कहोगे सर इस ना का परिवर्तन णा में कैसे हो गया, इस ना का परिवर्तन णा में कैसे हो गया, इसके लिए मैं आप सबको बता दूं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर मैं यहां समझाऊंगा ना तो ये चीजें आपके कहीं ना कहीं दिमाग से बाहर चली जाएंगी। तो इस वजह से इसको समझने के लिए आपको थोड़ा वेट करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो वहां हम आपको समझा देंगे अच्छे से ना का णा में परिवर्तन कैसे हो रहा है। दरअसल एक नियम होता है, और वो नियम क्या होता है, किस संधि में होता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको समझाते हैं कि ना का परिवर्तन णा में क्यों होता है। रामायण, राम धन अयन का रामायण, या नर धन आयन का नारायण क्यों होता है, ना का णा में परिवर्तन क्यों हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण और देखिए, इसको आप लोग बाद में देख लीजिएगा, हम समझा देंगे आपको। पो प्लस इत्र। अब पो प्लस इत्र में यहां ओ है, यहां ई है, ओ और ई के मिलने से अब तो बना, लेकिन ई की मात्रा भी तो वहां पर लगाएंगे, और प्लस इधर बचा क्या, पा आधा, इधर क्या बचा, त्रा। जब हम इनको जोड़ेंगे पा को, तो पा पूरा करेगा, और प्लस वी और प्लस त्रा, पवित्र हो जाएगा। कौन सा, पो प्लस इत्र का। इस तरीके से हमारी ये संधियां होगी। इन सबको मैंने नहीं समझाया है आपको, आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग कह रहे होंगे वाह वाला ही समझा दिया सर आपने, चलो हम एक या वाला भी समझा देते हैं आपको। जैसे हमने यहां लिखा गए प्लस इका। अब देखो गए में
ए है प्लस ई है, तो आप यहां रुक जाया करो, और ए के बाद ई आता है तो क्या बनता है, आय बनता है, आय यहां लिख देंगे। अब प्लस गा तो आधा बचा ना, क्योंकि आपने ए निकाल लिया इसमें से, प्लस यहां का बचा। इधर गा आधे में जब ये आ मिलेगा तो क्या होगा, माफी चाहते हैं, कि ए के बाद ई आया है तो आय ना बन के आई बनेगा, आई, क्योंकि ई की मात्रा भी तो लगानी है यहाँ पर, तो ये गा में आ मिल जाएगा, प्लस ये इस तरीके से हो जाएगा और बन जाएगा गायिका। बात समझ आई? तो इस तरीके से हमारी ये स्वर संधियां रहेंगी। एक बार पुनः समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। गुण संधि जो होती है उसमें आ के बाद ई या ई आएगा तो ए बनेगा, आ के बाद उ या उ आएगा तो ओ बनेगा, आ के बाद री आएगा तो अर बनेगा, जिसमें कि रा आधा होता है। उसके बाद वृद्धि संधि, आ के बाद ए या ए आएगा तो ए बनेगा, आ के बाद ओ या ओ आएगा तो औ बनेगा। यण संधि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसको आप जितना स्टार बनाए वो कम है। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा या बनेगा, ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा वा बनेगा, री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा रा बनेगा, जैसा कि हमने आपको कई सारे उदाहरण बताए भी हैं। ये उदाहरण मैंने सिर्फ इसको रखा है, इसके पहले भी मैंने उदाहरण बताए, आप सबको पता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अयादि संधि, ए के बाद कोई स्वर आएगा ए बनेगा, ए के बाद कोई स्वर आएगा तो आय बनेगा, ये हलंत नहीं है, ध्यान रखना। ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो अब बनेगा, और औ के बाद कोई स्वर आएगा तो आव बनेगा। अब देखिए, मैंने जो आपसे कहा था, जिस बारे में चर्चा करनी थी, एक महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण विषय पर एक चर्चा करनी है, वो ये है, दरअसल मैं चाहता हूं कि थोड़े शॉर्ट वीडियो लाकर, और मैं आपको बीच बीच में, जैसे रचनाएं हैं, रचनाओं का वीडियो मैं आपको समझा दूं, बता दूं, उसके साथ में मैं आपको बीच बीच में कुछ शब्द लाकर उन शब्दों के बारे में समझा दें, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, ये सारे शब्द हैं, इनके बारे में बीच बीच में एक एक वीडियो लाकर समझाता रहूं। उसके लिए मैं प्रयास करना चाहता हूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये ठीक रहेगा कि मैं आपको छोटे छोटे वीडियो 15-15 मिनट के वीडियो में लाऊंगा, जिनको 10 से 15 मिनट के, जिनमें मैं आपको शब्द समझाने की कोशिश करता हूं, और ये हमारा चलता रहेगा। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम व्याकरण को अच्छे से पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हम एक एक स्टेप करके बढ़ते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर मुझे बताइएगा, क्या मुझे और भी डिटेल में जाना चाहिए इसमें? अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको और डिटेल में पढ़ा सकता हूं, बस आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं इसको और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन उसके लिए फिर आपके साथ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में सिर्फ एक ही संधि आ पाएगी, प्रॉब्लम इस बात की है, तो फिर हमको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा सिलेबस को कवर करने में। हाँ, ये जरूर रहेगा, फिर हम कोशिश ये करेंगे कि एक दिन में एक वीडियो हर हालत में आ ही जाए, तो ये चीज है, इस चीज को समझिएगा। अगली संधि हमारी व्यंजन संधि है, जिस पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप व्यंजन संधि में कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अवश्य वो नई चीजें आपको मिलेंगी, और आप संतुष्ट भी होंगे, और आप कहेंगे भी कि बिल्कुल सर आपने सही कहा था, कुछ नई चीजें मिली हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर बहुत जल्द मिलते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं मिल पाए थे, काफी लेट हो गए, काफी समय के बाद ये वीडियो आया है। बहुत जल्द हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।